आकाश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। आकाश के बेटे नितिन ने यूं बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। आकाश की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। नितिन ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ नितिन, क्यों चिल्ला रहे हो? आकाश की पत्नी माया ने किचन से ही आवाज लगाई, देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। नितिन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? माया ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी बिमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। आकाश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को आकाश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई है। आकाश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को बिमला अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। आकाश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, आकाश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आकाश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, माया ने कहा, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। माया की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, बिमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आकाश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेप्सी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो पेरिस में रहते थे, आने वाले थे। जब आकाश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। पेरिस से आकाश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमन ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों आकाश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, माया ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमन ने आकाश की ओर देखा तो आकाश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमन सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग।
दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे, देखा कि बिमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमन दौड़कर बिमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। बिमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वहाँ बेटा आकाश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉ रमन ने आकाश को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, आकाश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। बिमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉ रमन ने माया की ओर व्यंग्य से देखा। माया निरुत्तर होकर आकाश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा आकाश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमन की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ पेरिस जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी? डॉक्टर रमन ने बिमला से कहा। आकाश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमन जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो आकाश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। आकाश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। माया को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिमला से आंख मिलाए। बिमला ने माया की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और आकाश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। माया और बच्चों ने बिमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।